नमस्कार। जीएस विस्तार के मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको डचों के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। डचों से पूर्व मेरा लेक्चर जो है पुर्तगालियों के ऊपर हो चुका है। तो हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि पुर्तगाली भारत में किस तरह से आते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया और भारत में अपना व्यापार स्थापित करते हैं और व्यापार पर मोनोपोली यानी एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं। भारत में दूसरे यूरोपीय आने वाले डच थे। तो आज मेरा जो पूरा लेक्चर होगा वो डचों के ऊपर होगा। तो डच मूलतः जो थे डच जो मूलतः थे वो नीदरलैंड के निवासी थे। पहला अभियान दरअसल 1595 ईस्वी में कार्नेलियस हाउसमैन के नेतृत्व में पूर्वी जगत में व्यापार करने के लिए निकलता है। 1595 ईस्वी में कार्नेलियस हाउसमैन, वेरी इंपॉर्टेंट, हाउसमैन के नेतृत्व में पूर्वी जगत के लिए व्यापार के लिए निकलता है और सुमात्रा पहुंचकर, अभी मैं ज्योग्राफी मैप में सुमात्रा को लोकेट कर दूंगा। तो ये सबसे पहला अभियान तक कहाँ पहुंचता है? सुमात्रा में पहुंचता है और सुमात्रा में बाटम के राजा से कुछ व्यापारिक सफलताएं प्राप्त करता है। इसके बाद में 1595 ईस्वी से लेकर 1601 ईस्वी के बीच में डचों द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया या भारत की 15 समुद्रिक यात्राएं की जाती हैं। इसके बाद में सन 1602 ईस्वी में डच की पार्लियामेंट या डच की सरकार द्वारा वहां पर एक कंपनी स्थापित की जाती है जिसका नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इसकी स्थापना जो होती है वहां की गवर्नमेंट के द्वारा होती है। इस कंपनी को 65 लाख गिल्टर के द्वारा स्थापित किया जाता है। यानी इस कंपनी की पूंजी, जो प्रारंभिक पूंजी होती है 65 लाख गिल्टर होती है और 17 सदस्यों के बोर्ड इसको रेगुलेट करता है। 17 सदस्यों का बोर्ड इसको रेगुलेट करता है। तो ये कंपनी पूरब के देशों के साथ व्यापार करने के लिए भेजी जाती है। एक क्वेश्चन इस कंपनी के ऊपर बना है कि यूरोपियों की उस कंपनी का नाम बताओ जिसने सर्वाधिक संयुक्त पूंजी के साथ दक्षिण पूर्व एशिया या भारत के साथ व्यापार करने के लिए उतरती है। तो डचों की वो कंपनी होती। इतनी ज्यादा पूंजी से कोई भी यूरोपीय कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करती है। ये क्वेश्चन आपका इस पर बन चुका है। तो हमने देखा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1602 ईस्वी में होती है। 1605 ईस्वी में डच सुमात्रा पहुंचते। पहले मैं मैप बना देता हूं। ये भारत का कुछ इस तरह से मैप है, ये कुछ इस तरह से है। तो हम देख रहे हैं ये वाला जो रीजन होता है और ये रीजन जो होता है, ये दक्षिण पूर्व एशिया का रीजन कहलाता है। यहाँ पर सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया ये द्वीप समूह होते हैं। जावा भी इधर ही पड़ता है। तो इस तरह से सन 1605 ईस्वी में अम्बायना 1605 ईस्वी में डचों ने अम्बायना पर अपना अधिकार कर लिया। अम्बायना पर पुर्तगालियों का कब्जा था। सन 1619 ईस्वी में जाकर्ता पर उन्होंने कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों से छीन लिया जाकर्ता को और जाकर्ता के खंडहरों पर उन्होंने एक शहर बसाया। उसका नाम था बैटविया शहर की स्थापना डचों द्वारा की जाती है जाकर्ता के खंडहरों पर। जाकर्ता पहले पुर्तगालियों के कब्जे में था, डचों ने छीन लिया। इसके बाद में यहाँ पर मलक्का पड़ता है मलेशिया में, जो कि मसालों की बहुत बड़ी मंडी थी दक्षिण पूर्व एशिया में। मलक्का पर उन्होंने सन 1641 ईस्वी में अपना कब्जा कर लिया होता है। 1641 ईस्वी में उन्होंने अपना कब्जा कर लिया होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया पर अपना कब्जा कर लिया था। सन 1658 ईस्वी में उन्होंने श्रीलंका यानी
सिमोन पर कब्जा कर लिया उन्होंने, श्रीलंका पर कब्जा कर लिया सन 1658 ईस्वी में। भारत के रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं तो भारत के रेफरेंस में 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री डचों द्वारा स्थापित की जाती है। मसूलीपट्टनम में जो ये डच फैक्ट्री स्थापित की जाती है सन 1605 ईस्वी में वादरहेम के द्वारा। इस पर भी क्वेश्चन बन चुका होता है कि भारत में प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में किस डच द्वारा स्थापित की जाती है, वो है वादरहेम। 1607 ईस्वी में उन्होंने नेगापट्टनम में फैक्ट्री स्थापित की थी। नेगापट्टनम ये तमिलनाडु में पड़ता है। नेगापट्टनम 1607 ईस्वी में। इस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप सारी कंपनियों के नाम सारी फैक्ट्रियों के नाम बता रहा हूँ। 1610 ईस्वी में उन्होंने पुलिकट में एक फैक्ट्री स्थापित की थी। पुलिकट 1610 ईस्वी में पुलिकट में ही उन्होंने अपना कार्यालय भी बनाया था। डचों ने अपना कार्यालय पुलिकट में बनाया था। पुलिकट में ही उन्होंने सोने के सिक्कों को पैगोडा उन्होंने नाम दिया था। तो इस पर क्वेश्चन बन चुका है कि सोने के सिक्के पैगोडा कहां पर ढाले गए थे, वो थे पुलिकट में। सोने के सिक्के पैगोडा ढाले गए थे। 1616 ईस्वी में उन्होंने पश्चिमी तट सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी सन 1616 ईस्वी में। 1623 ईस्वी में ध्यान दीजिएगा, सन 1623 ईस्वी में उन्होंने यहाँ पर पीपली पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पीपली पड़ता है। पीपली में उन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी। पीपली में सन 1623 ईस्वी में। पश्चिम बंगाल की डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ है? पीपली में। ज्यादातर किताबों में चिनसुरा दिया होता है, लेकिन वो गलत दिया होता है, क्योंकि 1623 ईस्वी में उन्होंने पीपली में पश्चिम बंगाल की पीपली में पहली फैक्ट्री स्थापित करनी होती है। तब 1623 के बाद में 1641 में उन्होंने विमलीपट्टम, यहाँ पर कहीं पर विमलीपट्टम भी है, तो उन्होंने 1641 ईस्वी में विमलीपट्टम में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। विमलीपट्टम मैंने लोकेट कर दिया। तो इस तरह से हमने देखा कि उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां यहाँ स्थापित कर ली थी। सन 1653 ईस्वी में उन्होंने पुर्तगालियों से कोचीन को छीन लिया था। 1663 ईस्वी में कोचीन को पुर्तगालियों से छीन लिया था, और कोचीन में उन्होंने एक किला बनाया था। उस किले का नाम था फोर्ट विलियम। इस पर क्वेश्चन आ चुका है। कोचीन में सबसे पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों ने स्थापित की थी, लेकिन कोचीन को डचों ने सन 1663 ईस्वी में पुर्तगालियों से छीन लिया और वहां पर एक किला बनाया। उसका नाम था फोर्ट विलियम किला, या फोर्ट का मतलब ही किला होता है, ठीक है। तो इस पर इस तरह से क्वेश्चन बनता है। 1653 ईस्वी में यहाँ पर चिनसुरा पड़ता है। चिनसुरा ये भी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। चिनसुरा में उन्होंने 1653 में अपनी एक फैक्ट्री स्थापित की थी, और चिनसुरा में ही उन्होंने एक अपना क्या कहते हैं कि एक, जैसे यहाँ पर एक फोर्ट स्थापित किया था, ऐसे ही उन्होंने अपना वहां पर एक फोर्ट स्थापित किया था। उसको अभी मुझे याद नहीं आ रहा, उसका कुछ बहुत ही फेमस नाम है फिलहाल। 1658 तक उन्होंने पटना में एक फैक्ट्री स्थापित की थी। पटना में कासिम बाजार में एक फैक्ट्री स्थापित की थी। कासिम बाजार में एक फैक्ट्री स्थापित की थी, ठीक है। बालासोर उड़ीसा में एक फैक्ट्री स्थापित की थी। यहाँ पर बालासोर पड़ता है, ये जगह बालासोर
बालाशोर एक फैक्ट्री स्थापित की थी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब कोचीन, इस तरह से हम देख रहे हैं कि उन्होंने चिमरा, पटना, पीपली, कासिम बाजार इस तरह से फैक्ट्रियां अपनी स्थापित कर ली धीरे धीरे। अब हम बात करते हैं कि डचों को सन 1664 ईस्वी में, उस समय भारत का जो बादशाह हुआ करता था उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब बहुत ही फेमस नाम है औरंगजेब। औरंगजेब ने डचों को 1664 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। यानी आधिकारिक तौर पर उन्होंने लाइसेंस प्राप्त कर लिया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने का, लेकिन उन्होंने अपनी कोठियां पहले ही स्थापित कर ली थी। अब क्वेश्चन कहां पर कैसे बनते हैं, जैसे कि डचों ने भारत में सर्वाधिक किस चीज को महत्व दिया था? तो डचों ने भारत में सर्वाधिक महत्व दिया था कपड़े को सर्वाधिक महत्व दिया था। सर्वाधिक महत्व या सर्वाधिक व्यापार उन्होंने किस चीज पर किया था? तो वो कपड़े पर किया था। कपड़ों का व्यापार उन्होंने सबसे ज्यादा किया था भारत में। इवन इतना तक तो था कि भारत में उन्होंने कासिम बाजार में कपड़े की गुणवत्ता को सुधारने के लिए या सूती वस्त्रों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कासिम बाजार में उन्होंने फैक्ट्री का मतलब ये वो वाली फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पर उन्होंने एक कपड़े की चक्री लगाई थी। कपड़े की चक्री या चक्री एक ही चीज होती है। इसको कहते हैं प्रोडक्शन इंडस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। प्रोडक्शन इंडस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो कहने का मतलब ये है कि भारत में कपड़ों की इंडस्ट्री सबसे पहले किन यूरोपियों ने लगाई थी? वो थी डच। डचों को भारत में कपड़े का व्यापार करने के लिए या कपड़े को व्यापारिक वस्तु बनाने का श्रेय दिया जाता है। इससे पहले किसी भी यूरोपीय या किसी भी बादशाह ने कपड़े को व्यापारिक वस्तु नहीं बनाया था। यानी भारत में कपड़ा एक व्यापारिक वस्तु है, इसका श्रेय किसको जाता है? डचों को जाता है। ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चन बन चुका है, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है कि कपड़ों को व्यापारिक वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। अब हमने देखा उन्होंने बंगाल हो गया, ये बंगाल, ठीक है, बंगाल में उड़ीसा जो समय आता था, ये आपका गुजरात हो गया, ठीक है, ये आपका मालाबार तट हो गया, ये आपका ये वाला जो रीजन जो है ये आपका कोरोमंडल तक हो गया। तो वो लोग कहां से कौन सा व्यापार करते थे, किस तरह से व्यापार करते थे? सूरत हो गया और पुलिकट हो गया, इन दो जगह से वो लोग नील को सप्लाई करते थे। नील को सप्लाई करते थे, यानी सूरत के बंदरगाह से और मछलीपट्टनम के बंदरगाह से नील सप्लाई किया जाता था। दक्षिण पूर्व एशिया में विशेष प्रकार के बुने हुए कपड़ों को इस रीजन में, यानी ये कोरोमंडल तट है, इस रीजन में लाया जाता था डचों के द्वारा, और फिर यहां से वो कपड़े, विशेष प्रकार के बुने हुए कपड़े यूरोप में ले जाए जाते थे। बंगाल से उन्होंने किन किन चीजों का व्यापार किया? बंगाल से उन्होंने जैसे नील को सप्लाई करते थे, नील बंगाल से वो सप्लाई किया जाता था। सूती वस्त्र हो गए, रेशम हो गया और अफीम हो गई। बंगाल से किन किन चीजों का व्यापार किया जाता था? नील, सूती वस्त्र, रेशम, अफीम। एक क्वेश्चन इस पर भी बन चुका है अफीम के ऊपर कि अफीम को वो लोग कहां निर्यात करते थे, कहां एक्सपोर्ट करते थे। जैसे वो लोग चीन में अफीम को निर्यात करते थे और जावा
जावा में अफीम को निर्यात करते थे। ये अफीम की खेती बंगाल और बिहार में की जाती थी और उसको वो लोग निर्यात करते थे। तो हमने देखा कि यहाँ से और इस वाले रीजन से नील को सप्लाई किया जाता था, इस वाले रीजन से विशेष प्रकार के कपड़े सप्लाई किए जाते थे। और पुर्तगालियों ने एक पोर्टो नोवा, यहाँ पर जगह है पोर्टो नोवा, वो पुर्तगालियों के समय कपड़े का केंद्र था। पोर्ट नोवा, पोर्ट नोवा, नोवा कपड़े उत्पादन का केंद्र उस समय पोर्ट नोवा हुआ करता था। ठीक है, पोर्ट नोवा इसलिए फेमस है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि डचों की जो व्यापारिक व्यवस्था थी, डचों की जो व्यापारिक व्यवस्था थी, व्यापारिक व्यवस्था, वो सहकारिता कहलाती थी। सहकारिता, कारिता, या फिर इसको कार्टेल भी बोला जाता था। कार्टेल यानी डचों की व्यापारिक व्यवस्था जो थी उसको हम क्या कहते थे? सहकारिता या फिर कार्टेल व्यवस्था कहते थे। डचों ने भारत में सर्वाधिक कपड़े को महत्व दिया, ये तो हमने देख ही लिया। कपड़े को व्यापारिक वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। डचों का भारत से किस तरह से वो लोग व्यापार करते करते चले गए। सन 1759 में यानी 1759 में यानी 1759 में बंगाल में एक जगह है बेदरा। बेदरा, एक बेदरा का युद्ध होता है अंग्रेजों और डचों के बीच में। बेदरा का युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच में होता है। इसमें डच पराजित हो जाते हैं और उनका व्यापार यहाँ से सिमटने लगता है और अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति की सर्वोच्चता साबित हो जाती है। डच भारत से क्यों हारे थे? क्योंकि उनकी जो कंपनी थी वो कंपनी वहां की गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट की जाती थी। पहला कारण तो ये है। दूसरा ये है कि डचों का व्यापार जो था वो ज्यादा समय के लिए आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि डचों की कंपनी में भ्रष्ट अधिकारी और एम्प्लॉयज थे, जिसकी वजह से नहीं हो पाया। डचों की जो नेवी थी वो स्ट्रांग नहीं थी, अधिक मजबूत नहीं थी कंपेयर टू ब्रिटिशर्स या अंग्रेजों की तुलनात्मक डचों की नेवी जो थी वो कमजोर थी। तो इस तरह से बेदरा के युद्ध में डच पराजित हो जाते हैं। बेदरा का युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच में होता है, इन दो लोगों के बीच में होता है और डच पराजित होते हैं और यहीं से उनका व्यापार सिमटने लगता है। इस तरह से डच भारत से आए भी और 1759 में ये लोग यहाँ से चले गए। सबसे पहले इन्होंने पुर्तगालियों को विस्थापित किया, फिर अंग्रेजों ने इनको विस्थापित कर दिया। लेकिन फिर भी भारत में कपड़ा इंडस्ट्री की देन जो है, कपड़ा इंडस्ट्री डचों की देन है। ठीक है, तो हमने देखा इस तरह से। और जो ये मेरा डचों का लेक्चर था, इसके बाद में जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो अंग्रेजों के ऊपर यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर होगा। अगर आप लोगों को ये मेरा लेक्चर अच्छा लगता है या अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दिए ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मिल जाए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।